आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की संस्कृत विषय के तृतीय भाषा संस्कृत में शुरुआत करेंगे। आज हमारा पहला टॉपिक है वर्ण विचार, वर्णों की पहचान, जिसे हम बाद में व्याकरण की पूरी तैयारी करेंगे। वर्ण विचार हेडिंग। वर्ण संस्कृत में मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा है अयोग वर्ण। अयोग वर्ण। तो सबसे पहले हम वर्णों में पढ़ेंगे स्वर। तो स्वर मैं कोष्टक में संख्या लिख रहा हूं 13। इसका मतलब है संस्कृत में स्वर होते हैं 13। कौन कौन से हैं? तो इसको हम साधारण भाषा में याद रखने के लिए हम स्वर के साथ में ए, आ, ई, उ, रे, लृ, ए, आई, ओ, औ। ये 13 स्वर है। याद रखने के लिए हम इसी क्रम में याद रखेंगे इसको, ताकि हम आगे संधि प्रकरण का टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें हमें बहुत सी सहूलियत होगी। स्वर संस्कृत में 13 है। जो हम ए आप याद करते हैं छोटी कक्षा में, वही क्रम में याद रखना है। ए, आ, ई, उ, री, लृ, ए, ऐ, ओ, औ। ये 13 स्वर है। और स्वर भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है छोटा, जिसे बोलते हैं ह्रस्व स्वर, और एक होते हैं बड़े स्वर, जिसे बोलते हैं दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर 2 प्रकार के स्वर है। ह्रस्व स्वर के आगे मैं लिख रहा हूं 5, दीर्घ स्वर के आगे लिख रहा हूं 8। यानी ह्रस्व स्वर कितने हैं? 5, दीर्घ स्वर कितने हैं? 8। 5 कौन कौन से हैं? इन दोनों के योजक में याद रखना है आपको। ए, आ में से ये दोनों जोड़े में है योजक। ई, उ, री और लृ सिंगल, इसके साथ में नहीं। अब देखो इसमें ये ह्रस्व ए है, तो ए तो कौन सा हो गया 5 में? ह्रस्व स्वर ए। इसमें हो गया ह्रस्व स्वर ई। इस दोनों उ में से ह्रस्व स्वर हो गया उ, और दोनों री में से ह्रस्व री हो गई री, और लृ सिंगल है, तो ये होगी लृ। ये 5 ह्रस्व स्वर है। ए, ई, उ, री, लृ, ये 5 ह्रस्व स्वर है। और शेष है 8 स्वर है, वो दीर्घ स्वर है। आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये है। तो शेष है ए इधर आ गया है, तो पीछे क्या रह गया है? आ दीर्घ में रह गया है, और ई भी दीर्घ ई है, जिसे हम क्या कहते हैं? बड़ी। दीर्घ है बड़ा। हम कहते हैं ना कि ये छोटी ई है, ये बड़ी ई है, अर्थात ये ह्रस्व ई है, ये दीर्घ ई है। ए, आ, ई, उ, री, लृ सिंगल का, ए, ऐ, ओ, औ। ये हो गए हैं 13 स्वर। अब हम याद रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखनी है हमको कि स्वर कितने हैं? 13 है। कौन कौन से हैं? तो हमने सबसे पहले एक ही इसी क्रम में याद रखने हैं, ताकि हमें संधि पढ़ने में आसानी हो। कौन कौन से हैं? तो ए, आ, ई, उ, री, लृ, ए, ऐ, ओ, औ। ये 13 स्वर है। स्वर 2 प्रकार के हैं। ह्रस्व यानी छोटा,
दीर्घ, दीर्घ यानी बड़े, एक तो ह्रस्व स्वर है और एक दीर्घ स्वर है। ह्रस्व स्वर कितने हैं, मैंने कोष्टक में संख्या लिखी है 5, ह्रस्व स्वर है 5 और दीर्घ स्वर है 8। ह्रस्व स्वर 5 कौन कौन से हैं, ए, ई, उ, री और लरी, ये 5 तो ह्रस्व स्वर है। और दीर्घ आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, ये 8 दीर्घ स्वर है। अब स्वर हमने याद रख लिए हैं। अब देखो स्वर के बाद में हमारा दूसरा वर्णों के बारे में क्या है, व्यंजन। दूसरा टॉपिक था हमारा व्यंजन। व्यंजन, व्यंजन है, कोष्टक में संख्या लिख रहा हूं आगे 33। व्यंजन कितना होता है संस्कृत में, 33। 33 कौन कौन से हैं, तो देखो मैं यहां पर के, से, पे, ता, प, के, चे, टे, चे, पे, वर्ग। वर्ग नाम अभी से हम सीख रहे हैं। वर्ग का मतलब है जिस लाइन के पूरे 5 वर्ण है, जैसा का, खा, गा, घा, अंग, ये के वर्ग है। सा, सा, जा, ये चे वर्ग है। के, चे, टे, ते, पे, यानी 5 लाइन के 25 वर्ण। और कौन कौन से हो गए, ये, व, रा, ला, सा, सा, हा। 33 वर्ण कौन कौन से हैं, के, चे, टे, ते, पे, वर्ग। वर्ग किसको बोल रहे हैं, जिस लाइन में 5 वर्ण हो, यानी के की लाइन के 5, चे के 5, टे के 5, ते के 5 और पे के 5। 5 लाइन के 5 वर्ण यानी 25 वर्ण ये हैं। ये, वे, रे, ले, जैसे हिंदी में ये, रे, ले, वे होते हैं, वैसे इसको हम इस रूप में याद रखेंगे ताकि हमारे यण संधि में आगे अच्छा रहेगा। अगर हम किसी दूसरे रूप में इसको यहां बोलेंगे तो भी कोई गलत होने वाला नहीं। वर्ण तो वो 33 ही होने वाले हैं, व्यंजन तो ये, वे, रे, ले और स, सा, स, ह, ये 33 वर्ण है। और इन वर्णों के नीचे हलंत का अर्थ है कि ये वर्ण है, उनके अंदर क्या नहीं जुड़ा हुआ है, स्वर नहीं जुड़ा हुआ है। जब तक कि इन वर्णों के साथ में स्वर जुड़ा हुआ नहीं होता है तब तक इन व्यंजनों को हम बोल नहीं सकते हैं। व्यंजन है वो सभी व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। सभी व्यंजन है वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे अभी मैं आपको उदाहरण का बता देता हूं, के, इसको बोल रहे हैं हम के अंदर किसकी आवाज आ रही है, ए की आवाज आ रही है, यानी ये के अधूरा है। अधूरे का अर्थ है नीचे हलंत, हलंत का मतलब है ये आधा वर्ण है। तो के और इसके साथ में किसकी मात्रा जुड़ी हुई है, ए स्वर की मात्रा। तो के अधूरा था, ए जुड़ा, तब ये पूरा हो गया है के। अगर इसमें हम आ जोड़ते तो ये क्या हो जाता, का। इसी प्रकार हम कोई भी इन 13 स्वरों को इनके अंदर जोड़ेंगे तो ये इसके अंदर मात्राएं जुड़ जाती है। तो ये हमारे स्वर और व्यंजन दो टॉपिक हुए हैं। स्वर 13 होते हैं, स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर 5 होते हैं, ए, आ, ई, उ, री और लरी। दीर्घ स्वर है 8, जो है आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। और ये सभी व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। कौन कौन से हैं, तो के, चे, टे, ते, पे, वर्ग। वर्ग किसे बोलते हैं, जिसमें 5 वर्ण होते हैं। तो के, चे, टे, ते, पे वर्ग लाइन हो गई, यानी 25 वर्ण। ये, वे, रे, ले 4 और से, स और ह 4, ये 8 और 25 33 व्यंजन हो गए। अब लेते हैं हम अयोग वाय में। अयोग वाय जो तीसरा टॉपिक था, तीसरा वर्ण था अयोग वाय। अयोग वाय है वो मुख्यतः तो 4 प्रकार के होते हैं। अयोग वाय 4 संख्या होती है, लेकिन इसमें कौन कौन से हैं तो इसको हमें देखना है कि अब हम स्वरों का अगर देखो, आप ये सोचेंगे कि व्यंजन के अंदर कौन कहां पर आ गया है। स्वर में ए, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, री और लरी आ गया, तो क्या बच गया, अंग ए। क्या बच गया, अंग और ए। अंग हमेशा लिखते हैं एक ए के ऊपर अनुस्वार का चिन्ह है, यानी एक अयोग में क्या है, अनुस्वार। एक तो है अनुस्वार। अनुस्वार को हम कैसे लिखते हैं, किसी वर्ण के ऊपर, इंग्लिश में लिखे तो पॉइंट के रूप में, इसे कहते हैं हम अनुस्वार।
और अंग ए है क्या, हम क्या लगाते हैं, विसर्ग लगाते हैं। तो विसर्ग ए को हम लिखते हैं, कोई वर्ण होता है उसके आगे दो बिंदु के रूप में, 2 पॉइंट के रूप में, तो विसर्ग। ये अयोगवा में हमारे मुख्य रूप से कक्षा 10 तक है, ये दो ही चीजें काम आती है, तो अनुस्वार जो किसी वर्ण के ऊपर लगता है, और एक विसर्ग जो किसी शब्द के अंतिम वर्ण के आगे लगती है। तो ये है हमारे वर्ण। वर्ण 3 प्रकार के हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवाय। अब स्वर 13 पढ़े, वही है 13 में 2 प्रकार है अलग अलग, जो हमारे दीर्घ संधि के अंदर काम आएंगे और संधि प्रकरण में काम आने वाले हैं। तो स्वर है 2 प्रकार के, व्यंजन 33 है, के चेटे ते पे वर्ग, ये वे रे ले और शेष है। अयोगवाय में मुख्य रूप से 4 होते हैं, लेकिन हमारे 10 तक 2 काम आने वाले हैं। अब आप सोचो कि एक वाली लाइन पूरी हो गई, के खे गे वाले जो हमारे अल्फाबेट है वो भी पूरा हो गया, लेकिन अक्षय त्रे और गे वो 3 बच गए हैं। वो किस में आते हैं, स्वर में नहीं आए, व्यंजन में नहीं आए और अयोगवाय में नहीं आए, तो किसमें है वो है संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं, जिनका संयुक्त यानी मिलाना, मिले हुए वर्ण है। किस में मिले हुए हैं, कौन कौन से वर्ण मिले हुए हैं, तो मैं आपको देखो वो बता देता हूं, वो इस टॉपिक से हट करें। हमारे शेष कौन से रहे हैं, अक्षय त्रय और ये तीनों है संयुक्त वर्ण है। से और के, अक्षय, ते और रे मिलकर तरे, तो ते और रे हमने किस में पढ़ लिया, व्यंजन में आ गया ना, तो वो दोनों आपस में मिले हुए हैं, तब हो गया तरे। ये और ये। अब देखो वर्ण हमने पढ़ लिए हैं, कौन कहां पर है। इसके बाद में हमें ये देखना है, हम टॉपिक ले लेते हैं, संधि को ले लेते हैं, संधि प्रकरण। संधि प्रकरण, संधि प्रकरण में संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो ये शब्द है हमारे पास में संधि। संधि का अर्थ क्या होता है, संधि का अर्थ होता है सांधना, अर्थात जोड़ना। किसको जोड़ेंगे, शब्दों को, वर्णों को। शब्द जुड़ते नहीं है इसमें, शब्द में जो अंतिम और पहला वर्ण होता है वो जुड़ता है, वो कहलाता है संधि। तो संधि किसे कहते हैं, परिभाषा 10वीं कक्षा में कहीं पर नहीं पूछी जाती है, लेकिन मैं आपको याद रखने के लिए बता देता हूं। वर्णों के मेल से आपस में जो विकार उत्पन्न होता है वहां पर संधि होती है। किसी एक शब्द के, जैसे गण प्लस इस, ये नाम है, ये पहला शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, इन दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है यानी परिवर्तन आता है, बदलाव आता है, वहां पर होती है संधि। संधि का अर्थ है सांधना, जोड़ना। तो यह है परिभाषा के लिए, संधि का अर्थ है जोड़ना। अब देखो मैं उदाहरण के तौर पर बताया आपको। अब हम संधि कितने प्रकार की होती है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो संधि मुख्य रूप से होती है 3 प्रकार की। पहली होती है स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि और तीसरी है विसर्ग संधि। स्वर, व्यंजन और विसर्ग। अब सबसे पहले हम कौन सी संधि पढ़ेंगे, स्वर संधि पढ़ेंगे। स्वर संधि के भी मैं अभी यहीं पर लिख देता हूं। स्वर संधि है वो मुख्य रूप से 8 प्रकार की होती है। अब स्वर संधि होगी कहां पर, जिस शब्द में पहले भी स्वर होगा, पहले शब्द के अंत में भी स्वर होगा और दूसरे शब्द के प्रथम में भी कोई स्वर होगा, यानी स्वर के बाद में स्वर आएगा, वहां पर कौन सी संधि होगी, स्वर संधि होगी। अब स्वर के बाद में स्वर आएगा तो स्वर संधि होगी। कौन सी स्वर संधि होगी, तब यह निर्भर करेगा कि कौन से स्वर के बाद कौन सा स्वर आएगा, तब स्वर संधि होगी। ये बात है। तो स्वर में देखो, स्वर संधि के जो प्रकार है, इसका आगे मैं संख्या लिख रहा हूं 8, यानी मुख्य रूप से स्वर संधि है वो 8 प्रकार की होती है। अब स्वर संधि के अंदर हम सबसे यहां पर चीजें लिख देते हैं। जो स्वर है वो कितने हैं, 13 स्वर है। कौन कौन से हैं, जो अभी वर्ण विचार में हमने इसी टॉपिक में पढ़ा है, ए, आ,
ई उ री लरी ए आई ओ औ। ये 13 स्वर हो गए। अब देखो कौन कौन से हैं, इसको मैंने 5 ए आ ई उ री लरी तक के बाद में और ए आई ओ औ के बाद में, यानी हमने स्वरों को, स्वर तो 2 प्रकार के हमने टॉपिक में पढ़ा है, स्वर 2 प्रकार के होते हैं। लेकिन अब देखो मैं अलग से मेरी तरफ से ये ट्रिक है बनाई हुई मेरे द्वारा कि मैंने स्वरों को हमारे आधार पर, हमारे खुद के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। ए आ वाला भाग है, एक है ई उ री लरी का भाग है और एक ए आई ओ औ का भाग है। यानी अब देखो पहला भाग है कि ए आ के बाद में यदि खुद ए आई आ जाए, यानी इस पहले भाग के बाद में पहला भाग खुद ही आ जाए, पहले भाग के बाद में पहला भाग आ जाए, यानी ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर, एक ह्रस्व स्वर है इसमें से और एक दीर्घ स्वर है। ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर के बाद में भी वापस ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर आ जाता है तो वहां पर होती है दीर्घ संधि। तो स्वर संधि का पहला भाग हो गया है, उसका नाम है दीर्घ संधि। सेकंड में क्या है कि पार्ट हम दूसरे में चलते हैं। यदि पहले पार्ट के बाद में यानी ए आ के बाद में दूसरा पार्ट आ जाए, दूसरा पार्ट कौन सा? ई उ री और लरी, यानी ए आ के बाद में, इसके बाद में यदि ये दूसरे वाला आ जाए, कौन सा? ई उ री और लरी, तो ए आ के बाद में ई उ री लरी आए तो ई उ री लरी के स्थान पर, यानी इन दोनों ई यानी ह्रस्व और दीर्घ दोनों ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? ए, दोनों उ के स्थान पर ओ, दोनों री के स्थान पर अर और लरी के स्थान पर अल हो जाता है। यह संधि हो जाती है गुण संधि। अब पहले के बाद में पहला आया तो दीर्घ संधि, पहले के बाद में दूसरा वाला भाग आया तो गुण, और पहले के बाद में तीसरा वाला वर्ण, यानी ए आ के बाद में तीसरा क्या है? ए आई ओ औ, यानी ए आ के बाद में ए आई और ओ औ आए तो ए आई का आई और ओ औ का औ हो जाता है। इसका नाम होगा वर्धी संधि। वर्धी संधि यानी ए और आ के बाद में क्या आएगा? ए आई ओ औ। यदि ए आई आएगा तो क्या हो जाएगा? आई, और ओ औ आएगा तो औ हो जाएगा। ये कौन सी संधि होगा? वर्धी में। मैं अभी तक आपको शॉर्ट तरीके से बता रहा हूं कि ये 8 प्रकार कैसे बने इसके हिसाब से। अब देखो पहले भाग के बाद में पहला आया तो दीर्घ, पहले के बाद में दूसरा भाग आया तो गुण, और पहले के बाद में तीसरा भाग ए आई ओ औ आया तो वर्धी। अब पहले भाग यानी ए और आ के बाद में कोई भी वर्ण आता है कभी भी तो कौन कौन सी संधियां होती है? दीर्घ, गुण और वर्धी। तो स्वर संधि में 3 भाग तो ये बन गए। अब 3 के बाद देखते हैं हम ये चौथा भाग। चौथा भाग क्या है? ये दूसरा भाग नंबर 4 पर जो संधि आएगी वो, तो दूसरा भाग है क्या? ई उ री लरी। इसका एक ही बार में हो गया ई उ री लरी। ई यानी दोनों ही ह्रस्व और दीर्घ, उ यानी दोनों उ, री यानी दोनों री और लरी। मैं एक साथ में बोल रहा हूं ई उ री और लरी, यानी दूसरे भाग के बाद में ई उ री लरी के बाद में कोई भी असमान स्वर आए, कोई भी असमान यानी ई के अलावा कुछ भी आए, चाहे ये दूसरे वाला उ री लरी आए या तीसरे वाला ए आई ओ औ आए या पहले वाला ए या आ आए, कुछ भी आए, यानी ई उ री लरी के बाद में कोई भी असमान स्वर आएगा तो ई उ री लरी के स्थान पर हो जाएगा ई, दोनों ई की जगह पर ये, दोनों उ की जगह पर वे, दोनों री की जगह पर रे और लरी की जगह पर ले हो जाएगा, यानी वहां पर संधि होगी यन। अब देखो दूसरे टॉपिक एक बार में क्लियर हो गया।
पहले में 3 संधियां हुई, पहले के बाद में पहला आया तो दीर्घ हो गई, पहले के बाद में दूसरा आया तो गुण हो गई, पहले के बाद में तीसरा यानी ए ऐ ओ औ आया तो वृद्धि हो गई। अब पहले के बाद में तो तीनों भाग में आए तो एक 3 संधियां बनी, बाद में हम दूसरे के पास में गए यानी ई ऊ री और दरी के पास। इसके बाद में चाहे इधर वाला आए उधर वाला आए या खुद आए, स्यूम नहीं आना चाहिए, ई के बाद में ई नहीं आना चाहिए, दूसरा कोई भी आया तब हो गई यन, यानी दूसरे का भी कहानी एक बार में खत्म हो गई। अब कौन सा बच गया है? तीसरा भाग, कौन सा? ए ऐ ओ औ। ए ऐ ओ औ के बाद में, ए ऐ ओ औ के बाद में कोई भी असमान स्वर आता है यानी इनके जैसा, यानी तीसरे के बाद में तीसरा नहीं आकर के चाहे पहला भाग है या दूसरा भाग है, इनमें से कोई भी आता है तो ए ऐ ओ औ है, उनकी जगह पर अलग अलग ए ऐ ओ औ के स्थान पर क्रम से क्या हो जाएगा? ऐ आय औ आ हो जाता है। ए किसी जगह पर हो जाएगा ए की, ऐ आय ऐ की, ओ की जगह पर औ और औ की जगह पर आ हो जाता है। ये समझिए अयादी। अयादी संधि। तो ये मुख्य रूप से इसके 5 भाग हो गए। अब ये जो 5 भाग मुख्य रूप से हमने पढ़े और हमने रूप कितने लिखे हैं स्वर के आगे? 8। स्वर संधि कितने प्रकार की? 8 प्रकार की है, लेकिन मुख्य रूप हमने कितने में ले लिए हैं? 5 में। अब शेष बचे हुए 3 भाग है वो इनके अंदर से निकाले हुए हैं, दीर्घ, गुणे, वर्धी, यण और अयादी। ये जो 5 संधियां इन्हीं में से लिए हुए हैं, इनके अंदर से अपवादवाचक शब्दों को निकाल करके लिया हुआ है। अब 5 ये हो गए हैं। 5 जो मुख्य भाग थे, 3 कौन कौन से हैं? पूर्व रूप, पर रूप और 8 में प्रकृति भाव। प्रकृति भाव संधि ये 8 है। तो अभी हमने अभी तक ये संधि शुरू करने का सिर्फ इतनी चीजें पढ़ी है कि संधि कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की है। पहला भाग हमने पढ़ा स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो स्वर संधि वैसे हमने एक बार पढ़ चुके हैं, ये स्वर संधि है। तो स्वर संधि के 8 भाग है। 8 में से आप कक्षा 10वीं तक देखो, दीर्घ है, गुण है, वर्धी है, यण है, अयादी है, पूर्व रूप है और पर रूप है। 7 भाग आपके हैं। तो ये हमने अभी तक सिर्फ नाम पढ़े, ये नाम किस आधार पर बने इसलिए मैं एक बार में सीधा लिख सकता था, लेकिन मैंने आपको अलग अलग तरीके से ये पार्ट बना करके बताए। तो अभी तक स्वर संधि के 8 भागों के नाम याद रखने और विशुद्ध रूप में याद रखने इनको। दीर्घ संधि, गुण संधि, वर्धी संधि, यण संधि, अयादी संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि, प्रकृति भाव संधि। तो ये इतनी चीजें याद रखनी है। अब हम एक एक संधि के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि दीर्घ संधि कैसे होती है, किसके बाद में क्या आया, कैसा उदाहरण है, एक एक चीजें पढ़ेंगे। इतने समय तक हम क्या याद रखना था? ए वाली जो 13 स्वर है इनको याद रखना है, इस क्रम में याद रखना है ताकि हमें पूरी की पूरी संधियां अच्छी तरीके से याद रह सकें। कैसे? तो वो मैंने बता दिया है कि इस रूप में याद रखना है। ए आ, ई ऊ री लरी, ए ऐ ओ औ। ये 13 स्वर इस लाइन में याद रखने हैं। अब 13 स्वर याद रखिए, स्वर संधि के प्रकारों के नाम याद रखिए, इतनी चीज याद रखनी थी इस टॉपिक के अंदर। अब हम एक एक संधि को पढ़ेंगे। पहला टॉपिक लेंगे स्वर संधि का। पहला संधि कौन सी है? दीर्घ संधि। ठीक है।